Hello everyone. This is lecture 2, unit 2, application of partial differential equation. चैनल मैथ आसान तो है MATH. मैं प्रीति सिंह. और हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था मतलब लेक्चर 1 यूनिट 2 का, वो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर PDE. वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि नेक्स्ट जो लेक्चर 2 है वो इस पूरी यूनिट का एक बेस है, क्योंकि हमारे आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो इसी पैटर्न इसी तरीके पर ही होते हैं जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 2 में. ठीक है, तो लेक्चर 2 जो है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का. मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. ठीक है, अब ये मेथड क्या होता है? तो in this method we assume the solution to be the product of two functions. हम यहाँ पर जो भी इक्वेशन गिवन होती है उसको किन्हीं दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम मान लेते हैं. ठीक है, ईच ऑफ विच इन्वॉल्व ओनली वन ऑफ द वेरिएबल. जो भी हम दो प्रोडक्ट आपस में मानते हैं उनमें से हर एक वेरिएबल किसी एक वेरिएबल का ही फंक्शन होता है. मतलब यहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट माना है दो वेरिएबल्स का, वो मतलब कोई पार्शियल डेरिवेटिव नहीं बना सकता, वो एक सिंगल वेरिएबल पे ही डिपेंड करेगा. ठीक है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ द इक्वेशन एंड द बाउंड्री कंडीशंस आर लीनियर एंड होमोजीनियस. ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है इस मेथड को लगाने की. अब तरीका क्या है समझते हैं. ये आपने समझ लिया है कि इस मेथड में हम करते क्या हैं, हम एक सॉल्यूशन को एज्यूम करते हैं और वो सॉल्यूशन जो होता है वो प्रोडक्ट फॉर्म में लिया जाता है. ठीक है, वो कैसे लिया जाता है वो मैं अब आपको बताऊंगी. इसमें देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन है सॉल्व बाय द मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल. और ये मेरे पास इक्वेशन दी है, ये हमारी इक्वेशन है. गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है वो ये है 4 del u by del t प्लस del u by del x इक्वल टू 3u. ये हमारी इक्वेशन है. ठीक है, और हमको इसको सॉल्व करना है. अब पहले तो आप ये सोचिए कि अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मतलब क्या है. मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि सॉल्व करने का मतलब होता है कि जब ये डेरिवेटिव नहीं था, उससे पहले जब ये डेरिवेटिव नहीं बना था, मतलब जब ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ था, तब ये इक्वेशन किस फॉर्म में थी. तो ये बताइए कि डिफरेंशिएशन हुआ किसका है. ये आपको दिख रहा है किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, यू का. यू का डिफरेंशिएशन किसके किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स और टी के रिस्पेक्ट में. इसका मतलब इनिशियल स्टेज पर यू एक्स और टी का कोई फंक्शन रहा होगा जो हमको नहीं पता. हमको वही निकालना है और यही फाइंड आउट करना इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा. मतलब कि डिफरेंशिएशन होने से पहले या डेरिवेटिव निकलने से पहले वो इक्वेशन इनिशियल फॉर्म में क्या थी वो हमें पता करना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है. ठीक है, तो अब आपको ये तो पता चल गया कि मेरे को u मिलना है किसके किसके फॉर्म में, x और t के फॉर्म में. अब आपको ये दिखा कैसे भाई, जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जिसके जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो हमने क्या अभी ऊपर पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि हमको इस मेथड में जो सोल्यूशन मानना होता है वो दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट मानना होता है. तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन यू एक्स कॉमा टी होगा वो कैपिटल एक्स और कैपिटल टी का मल्टीप्लीकेशन होगा. फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो आप ये जो दो वेरिएबल मानोगे जिनके आपको प्रोडक्ट लिखना है, जिसमें कि आपने बोला कैपिटल एक्स, ये सिर्फ स्मॉल एक्स का फंक्शन होगा. ये होगा आपका फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली. ठीक है, और जो कैपिटल टी होगा वो होगा फंक्शन ऑफ स्मॉल टी ओनली. मतलब यहाँ पे ये अगर आप इनको डिफरेंशिएट करोगे ना टी और एक्स को, तो ये कैपिटल एक्स सिर्फ स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है और ये किसी और पे डिपेंड भी नहीं करता. इसलिए यहाँ पे जब भी आप डिफरेंशिएशन निकालोगे ये आपका कंप्लीट डेरिवेटिव या फिर कह दो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकालेगा. ठीक है, और इसी तरह से टी का निकालोगे तो वो स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में कंप्लीट निकालेगा. मतलब यहाँ पार्शियल फॉर्म नहीं बनेगा क्योंकि ये एक से ज्यादा पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये सिंगल एक पे ही डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी. इसके साथ साथ देखिए हमारे पास में बाउंड्री कंडीशन गिवन है.
ये बाउंड्री कंडीशन इसलिए गिवन होती है कि जो आपका u है वो x और t का फंक्शन बन के आएगा। अब उन्होंने कहा है कि उसमें अगर आप t को 0 पुट करें तो u की वैल्यू ये मिलेगी। तो ये बाउंड्री कंडीशन हमको इसलिए मिली है ताकि हमारे पास जो कांस्टेंट आए सॉल्यूशन के बाद उनको हम हटा सकें या एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो ये हमको तब यूज करना है। मतलब पहले तो हम यू एक्स कॉमा टी पहले ले आए, और वो लाएंगे कैसे? अगर हम कैपिटल एक्स और कैपिटल टी की वैल्यू निकाल दें जो कि आएगी स्मॉल एक्स और स्मॉल टी के टर्म में, वो निकाल के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारा यू एक्स कॉमा टी आ जाएगा। और अगर यू एक्स कॉमा टी आ जाएगा तो उसमें हम ये टी इक्वल टू 0 करके यू की ये वैल्यू पुट करके जो कांस्टेंट है उनको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपको बात क्लियर हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं हो या कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपको डाउट कहाँ पर आया है, जिससे कि मुझे ये बात समझ में आए कि आपको और क्या क्लियर करना है मुझे। तो आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर मैं आपको वहां पर ही आंसर दे पाऊंगी तो मैं वहीं पर आपको आंसर दे दूंगी, और अगर मुझे इसको नहीं वहां पर आंसर दे पाई तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करके बता दूंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या मान लिया कि ये जो प्रॉब्लम थी मेरी, इसका सोल्यूशन यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू एक्स डॉट टी हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, एक बात बताओ। अगर हम कहें कि किसी इक्वेशन का सोल्यूशन ये है तो सोल्यूशन तो हमेशा अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब u की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब कि u की x इंटू टी वाली वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर ये सेटिस्फाई करेगी तो करना क्या है, हमको ऊपर वाली इक्वेशन में क्या क्या चाहिए? देखो, डेल यू बाई डेल टी चाहिए। इसका मतलब डेल अपॉन डेल टी ऑफ u को तो अब आप x और t का मल्टीप्लीकेशन बोल चुके हो। अब ये बताइए, अब ये डिफरेंशिएट किसको करेगा? ये x और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने हैं। तो x तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो सिर्फ स्मॉल x का फंक्शन है। तो ये तो डिफरेंशिएशन से बाहर हो गया। लेकिन t, जो t है वो स्मॉल t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और या फिर हम इसको ऐसे लिख दें, x t डैश, ये भी तो डेरिवेटिव को ही प्रेजेंट कर रहा है। तो अभी आपको समझ में आया कि हमने क्या किया। हमने डेल यू बाई डेल टी था जो कि हमको यहाँ पुट करना था, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर हमको पुट करना था। मैं हाईलाइट करती हूँ, यहाँ पर हमको पुट करना था। हमने उसमें u की वैल्यू जो हमने मानी थी एक्स टी वो पुट करी, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, और t के रिस्पेक्ट में सिर्फ t ही डिफ्रेंशिएट हो सकता था, तो ये एक्स टी डैश आ गया। ठीक है, अब सेम तरीके से जो दूसरा डेरिवेटिव भी हमको ऊपर चाहिए वो क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स। तो हमने क्या करा, डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स इंटू टी लिख दिया यहाँ। अब तो ये बात क्लियर समझ में आ ही रही होगी कि अब एक्स टी में से सिर्फ एक्स डिफरेंशिएट हो सकता है क्योंकि टी तो एक्स का फंक्शन है ही नहीं। तो बाई टी तो बाहर है हमारा, मतलब कि केवल एक्स डिफरेंशिएट होगा स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं एक्स का डैश और टी, मतलब एक्स डिफरेंशिएट हुआ है, टी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको जो जो यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए थे, देखिए इस पूरी इक्वेशन में वो आ चुके हैं। अब यहाँ u की वैल्यू क्या पुट करोगे, वो तो xt है, तो वो हम xt ही पुट कर देंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये सभी वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं गिवन इक्वेशन में। तो पुट इन द गिवन इक्वेशन, अगर हम इसको गिवन इक्वेशन में पुट करें तो 4, अभी आपने डेल यू बाई डेल टी की वैल्यू निकाली है एक्स टी डैश, तो यहाँ पे मैंने एक्स टी डैश लिख दिया, प्लस यहाँ पे आपको लिखना है एक्स डैश टी, और यहाँ पे आपको u की वैल्यू एक्स टी लिखनी है। ठीक है, अब आप ये अगर डायरेक्टली भी लिखना हो तो आप समझ सकते हो कि अगर मेरे पास यहाँ पर t है तो सिर्फ t पे डैश लगना है, यहाँ x है तो सिर्फ x पे डैश लगना है, और जिसमें डेरिवेटिव है ही नहीं वो पूरा एक्स टी लिखना है। तो अभी आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हमने कैसे पुट किया। अब हर एक क्वेश्चन में जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो आप ऐसी सिचुएशन में पहुंचोगे जब सेटिस्फाई करा दिया, उसके बाद आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होता है उसी दो वेरिएबल से, उनके मल्टीप्लीकेशन से, मतलब कि डिवाइड बाई एक्स टी। आपने पूरी इक्वेशन को एक्स टी से डिवाइड किया। हमने ऐसा करा क्यों है, जिससे कि एक्स, मतलब टी वाले में सिर्फ टी बचे, एक्स वाले में सिर्फ एक्स बचे, इसलिए करा है। तो अब देखिए, आप डिवाइड करोगे तो एक्स टी डैश अपॉन एक्स टी प्लस एक्स डैश टी अपॉन एक्स टी इक्वल टू 3xt अपॉन एक्स टी। पूरी इक्वेशन को हमने एक्स टी से डिवाइड कर दिया। अब जो कटता है दिख रहा है आपको, एक्स से एक्स कट रहा है, ये आपको काट के दिखाना नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि डिवाइड कर दिया हमने।
तो अब बचेगा क्या हमारे पास, 4x, ये तो x कट गया आपका, तो बनेगा t डैश अपॉन टी, प्लस ये बनेगा आपका x डैश अपॉन x इक्वल टू 3, आपका ये बन गया। ठीक है, जब आप यहाँ पर पहुंच जाओ डिवाइड करने के बाद, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपके पास जब भी कोई भी इक्वेशन हो, चाहे एक्स वाई में हो चाहे एक्स टी में हो, आपको सबसे पहले एक्स को फ्री करना है। फ्री करने का मतलब ये है कि एक्स के साथ में जो भी चीज मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, सबको दूसरे साइड भेज दीजिए। ठीक है, तो अभी मुझे x को फ्री करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे x डैश अपॉन x, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज 4t डैश अपॉन टी इसमें प्लस है, तो इसको आप 3 की साइड भेज दीजिए। तो भेजेंगे तो आप बनेगा 3 माइनस 4t डैश अपॉन टी। अब आप यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचने के बाद हमको इसको इक्वेट करना होता है किसी भी एक कांस्टेंट से। तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो हमारे इक्वेट करने के होते हैं, या तो वो माइनस पी स्क्वायर से इक्वेट होते हैं, या वो प्लस पी स्क्वायर से इक्वेट होते हैं, या कभी कभी वो के से इक्वेट होते हैं। आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो सोल्यूशन आए वो बाउंड्री कंडीशन के सोल्यूशन से मैच होना चाहिए। अब मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ कि आपकी बाउंड्री कंडीशन थी क्या। आपकी बाउंड्री कंडीशन थी u की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे 3e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस 5x है। इससे क्या पता चल रहा है कि एट लास्ट आप जब t को 0 पुट करो, तो आपके u में जो x का फंक्शन हो वो e की पावर में बचना चाहिए। मतलब आपका सिंपल तरीका ये है कि आपको जो x का सोल्यूशन चाहिए वो e की पावर में चाहिए, तभी आप इसको कंपेयर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अगर आपने आपने x साइन कॉस में निकाल लिया, तो इस टर्म से कंपेयर कैसे करोगे आप साइन कॉस के टर्म को। ठीक है, इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन से हमको ये समझ में आता है कि हमें x e की पावर में चाहिए। अब e की पावर में देखिए माइनस लगा हुआ है, तो हम इसको माइनस पी स्क्वायर से कंपेयर कर लेते हैं, ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। मतलब यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि हम क्या क्या किससे कम, मतलब यहाँ पे क्या किससे इक्वेट करें। बस हमको थोड़ा सा ये सोचना होता है कि मेरा सोल्यूशन जो है वो किस फॉर्म में आना चाहिए। तो फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से हमको सोचना है। बाकी अभी आगे और क्वेश्चंस करोगे तो आप और क्लियर कर पाओगे। तो हमने इसको माइनस पी स्क्वायर से ये हमने लेट कर लिया कि ये माइनस पी स्क्वायर के इक्वल है। अब आप देखो तीन चीजें आपस में इक्वल टू में लिखी हैं, मतलब ये वाला टर्म भी माइनस पी स्क्वायर के इक्वल है और ये वाला टर्म भी माइनस पी स्क्वायर के इक्वल है, तो हम 1/1 माइनस पी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, और मतलब इक्वेट करेंगे, और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। मतलब हम एक टाइम पे किसी एक वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम क्या करने जा रहे हैं, इफ एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, हम एक्स डैश अपॉन एक्स को माइनस पी स्क्वायर से इक्वेट कर रहे हैं। अब मैंने माइनस पी स्क्वायर क्यों लिया मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ऊपर माइनस लगा हुआ था इसलिए मैंने, और दूसरा मुझे नहीं पता अभी ये ई की पावर में आएगा कि नहीं, बट हाँ हमको कोशिश यही करनी है कि हमको ई की पावर का सोल्यूशन चाहिए। अगर माइनस पी स्क्वायर से ई की पावर में नहीं आएगा तो हम कुछ और समझेंगे, कुछ और लेंगे। ठीक है, तो अब दूसरी बात आपको याद रखने की ये करनी है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक डैश लगा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करना है। मतलब स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स को सेपरेट करना है और इंटीग्रेट करना है। लेकिन अगर यहाँ डबल डैश लगा हुआ तो आपको सेपरेशन से नहीं करना है, फिर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व होगा। तो अभी आप इस बात को मेरी नोट कर लीजिएगा, आगे जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव है, तो मुझे यहाँ इंटीग्रेशन करना है और वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो पहले मैं एक्स डैश क्या होता है ये बता देती हूँ। ऊपर हमने अभी बताया भी था, एक्स डैश हमने किसको लिखा था, जो कि कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ था, और ये 1 अपॉन कैपिटल एक्स बाहर ही लिखा हुआ है जैसा था, और ये माइनस पी स्क्वायर। अब आपको कैपिटल एक्स के वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, ये रहे दोनों कैपिटल एक्स के, और जो स्मॉल एक्स वाला टर्म है उसको आपको दूसरी साइड भेज देना है। ठीक है, अब आपने दूसरी साइड भेज दिया। अब आप करोगे इसको इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो अब इंटीग्रेट हो जाएगा ये। अब आपने इसको इंटीग्रेट किया, तो बताओ ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन के बाद, dx अपॉन कैपिटल एक्स इंटीग्रेशन ये रहा, और माइनस का पी स्क्वायर dx ये रहा। ये बन गया आपका इंटीग्रेशन में लॉग कैपिटल एक्स, और ये बन गया माइनस का पी स्क्वायर एक्स, प्लस आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ना है, वो भी मैं लॉग में जोड़ रही हूँ इसलिए ताकि मैं उसको लॉग को हटा सकूं, इधर वाले लॉग को भी हटा सकूं। तो अब मैंने क्या करा, लॉग वाले टर्म को एक साइड ले आई,
अब ये भी ध्यान रखिएगा, एक बात और आपको गलती ना करो, ये जो कांस्टेंट जोड़ना है वो आपको एक्स के साइड नहीं निकाल रख जोड़ना है। आप एक्स को जितना हो सके फ्री रखेंगे, नहीं तो आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को उसके साथ जोड़ के रखेंगे तो आप हमेशा जो चीजें भी जोड़े, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़े, वो हमेशा दूसरे साइड जोड़िएगा। ठीक है, जो आपको कैपिटल एक्स निकालना है उस साइड आप कुछ मत करिएगा, आप उसको फ्री रखिएगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, लॉग सी वन इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको। अब इसके बाद हमने क्या करा, लॉग को हमने दूसरे साइड भेजा, तो कैपिटल एक्स अपॉन सी वन। अब लॉग जब एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो ई बन जाता है। ई क्योंकि हमने बीस बेस 10 तो नहीं लिया, हमने बेस ई में ही लेट किया था, तो ई की पावर माइनस पी स्क्वायर हो गया। और यहाँ से आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू मिल गई सी वन ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स। तो हमने जो ऊपर सोचा था कि हमको एक्स वाला टर्म तो ई की पावर में चाहिए और निगेटिव में चाहिए, वो तो हमारे पास सही आ गया ना, क्योंकि हमको कंपेयर इसी से करना था। अब आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अभी हमने सिर्फ एक काम किया, हमने सिर्फ एक्स निकाला है, हमें तो मल्टीप्लीकेशन में एक्स और टी दोनों पुट करने थे। तो चलो अब साइड में हम टी को भी निकालते हैं। अब आपको दिख रहा होगा टी की वैल्यू हमने क्या ली थी, ये रही। ये थी आपकी 3 - 4 t डैश अपॉन टी। अब आप इसे माइनस पी स्क्वायर से इक्वेट करो। जब आप टी को सॉल्व करने जाओ तो अब आप टी को फ्री करो पहले, उसके साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है कुछ भी है वो सब कुछ आप दूसरे साइड भेजो। उसके साइड आप जितना भी सामान रखोगे, जितनी भी चीजों को रखोगे, उतना आपको आपको और डिफिकल्टी होगी उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले टी को फ्री करना है। तो सबसे पहले मुझे फ्री करने के लिए दिख रहा है कि मैं पहले 3 को पी स्क्वायर की साइड भेजूं। तो ये मेरा बनेगा 4 t डैश अपॉन टी इक्वल टू, अगर मैंने 3 को उधर भेजा तो बनेगा पी स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि दोनों साइड से निगेटिव कट जाएंगे। ठीक है, अभी भी मेरा टी फ्री नहीं हुआ, अभी 4 है इसके साथ में। तो अब आपने क्या करा, 4 को भी उधर भेज दिया, तो ये 1/4 बाहर कर दिया, पी स्क्वायर प्लस 3। अब चूंकि ये भी सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो अभी इसको भी मुझे सेपरेट करके करना है, मतलब इंटीग्रेटिंग वाले फॉर्म से करना है। तो पहले डी टी डैश को लिखो, क्या था, टी डैश था डी टी डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी। और ये 1 अपॉन कैपिटल टी तो बाहर रखा ही था, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। अब ये रहा 1/4 और ये रहा पी स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करना है, आपको वेरिएबल सेपरेट करने, कैपिटल टी और स्मॉल टी के। तो आपने कैपिटल टी को एक साइड करा और स्मॉल टी को dt को उधर भेज दिया। अब सेपरेट हो गए तो अब आपने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करोगे तो आप dt अपॉन टी इक्वल टू 1/4 को मैं बाहर कर देती हूँ और ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 3 और dt। अब फिर से आप इंटीग्रेशन करो तो जैसा हमने इधर करा था बिल्कुल वैसे ही देखिएगा, यहाँ पर ये बन रहा है log कैपिटल टी इक्वल टू 1/4 पी स्क्वायर प्लस 3 स्मॉल टी प्लस log C2। अब हमने फिर से वही लॉग इसलिए जोड़ा है, आपको पता ही है, मैंने पहले बता रखा है, और दूसरे साइड जोड़ना है ना कि टी के साइड जोड़ना है। अब हम उसको टी के साइड ले आएंगे, तो log t माइनस log C2 इक्वल टू 1/4 पी स्क्वायर प्लस 3 टी। फिर ये बन जाएगा log t अपॉन C2 इक्वल टू 1/4 पी स्क्वायर प्लस 3 टी। और यहाँ से हम लॉग को दूसरे साइड भेजेंगे और C2 को भी उधर भेजेंगे, तो फाइनली जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही आपका ये बन के आएगा, ये आपकी t की वैल्यू हो गई। समझ गए आप? तो आपने x और t दोनों निकाल लिए, जो कि हमारा टारगेट था, जो हमने सोल्यूशन माना था। अब हमने सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 को माना था, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आपको याद होगा मैंने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था कि जो u x t बनेगा वो कैपिटल x और कैपिटल t का मल्टीप्लीकेशन बनेगा। तो हमने वो कैपिटल एक्स कैपिटल टी निकालना था, वो हमने दोनों निकाल लिए। अब हम यहाँ पुट कर दें तो बनेगा C1 ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स इंटू C2 ई की पावर 1/4 पी स्क्वायर प्लस 3 टी। अब देखिए आपके पास आगे जो C1 C2 है ये आपने एक साथ लिख दिए, C1 C2 ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 1/4 पी स्क्वायर प्लस 3 टी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट में जब हमारे पास C1 C2 मल्टीप्लाई में आते हैं
तो हम इनके दोनों के मल्टीप्लीकेशन को समेशन bn लिख देते हैं, जिसमें कि n की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है। ऐसा तो हमको करना क्या है, हमको ये C1 और C2 जो भी मल्टीप्लाई में आते हैं कांस्टेंट, उनको समेशन bn बनाना है। अब रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ ऐसा क्यों करना है। क्योंकि अगर जब हम इधर के साइड में आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये आपको जो ux, t है, जब आप बाउंड्री कंडीशन में यहाँ पर इनकी वैल्यू रखोगे, अगर मेरे पास कोई एक टर्म होगा तो ठीक है, वो C1 C2 से कंपेयर हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट से कंपेयर हो गया। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म हुए, तो मैं हर किसी को C1 C2 से कैसे कंपेयर करूंगी। तो इसीलिए वहां पर हमने समेशन bn बना लिया, ताकि अगर मेरे पास एक से ज्यादा टर्म्स हो, तो हम उनको समेशन ओपन करके 1 by 1 कंपेयर कर सकते होंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, अभी मैं आगे बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमको इसको ओपन करके कंपेयर करना है। फिलहाल अभी मैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं केवल जो लास्ट ux, t बन रहा है, उसमें जो दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई आए हैं, उनको हमने समेशन bn करके लिखना है, जिससे कि हम उनको एक से ज्यादा टर्म से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पूरा पूरा ux, t बना लिया। अगर मेरे पास कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं गिवन होती, तो मेरा यही पर सोल्यूशन आ जाता। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को a बना लेना है। हमेशा आप a ही मानिएगा, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि आप बार बार जब बाउंड्री कंडीशन पुट करते हो तो इक्वेशन चेंज होती है। ठीक है, तो अब आप आते हैं, अब अप्लाई करेंगे आप इसमें बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। जब आपने इसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी, तो आपकी बाउंड्री कंडीशन इसमें क्या थी, आपकी बाउंड्री कंडीशन इसमें ये थी कि आप t को जीरो करें, मतलब ux कॉमा t को जीरो करें, तो u की वैल्यू आपकी है 3e⁻⁻x माइनस e⁻⁻5x। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आपके ऊपर बाउंड्री कंडीशन में गिवन था। तो अब आप देखो कि जो आपका ux, t आया है, कहाँ आया है, ये आया है ए इक्वेशन में। उसमें आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जहां x और t है, वहां पे आपको t को जीरो करना है, और राइट हैंड साइड पे जहां पर आपको u है, वहां पर ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम ये करने जा रहे हैं, करते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखिए, मैंने u की साइड तो ये वैल्यू पुट कर दी, ये रख दिया मैंने, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमने क्या करा, टी को जीरो कर दिया। तो जैसे आप टी को जीरो करोगे, देखो तो ई की पावर में पूरा मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, तो ये ई की पावर जीरो बन जाएगा, और ई की पावर जीरो आपको पता है 1 होता है। ठीक, अब ये जो समेशन है वो एन की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक के लिए है। अब देखिए, आप एक टर्म है और यहाँ पे दो टर्म कंपेयर करने के लिए है, इसीलिए हमने यहाँ पे समेशन bn बनाया था कि मेरे पास तीन भी होंगे तो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम करें कैसे इसको कंपेयर, बिना ओपन करे तो आप कंपेयर कर नहीं सकते हो, तो हमको समेशन bn को ओपन करना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 ऐसे पुट करना है। तो पहले n की वैल्यू 1 पुट करिए, तो ये हो गया b1 e⁻p²x, फिर b2 e⁻−p²x, फिर b3 e⁻−p²x। ये कहाँ तक जा सकता है, ये तो बहुत ज्यादा जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। चलो मैं nth टर्म लिख देती हूँ, bn e⁻−p²x, यहाँ तक आ गया, आगे भी जाएगा। अब हम वापस से नीचे आते हैं। अब हम क्या करें, इधर की साइड हमने क्या लिखा है, 3e⁻−x माइनस e⁻−5x। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी e की पावर को किसी e की पावर से मैच किया जा सकता है, तो भाई हम तो बस सीधे सीधे पहले टर्म को पहले से, मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, सेकेंड टर्म को सेकेंड से कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टर्म को कंपेयर करने जा रहे हैं, तो b1 e⁻−p²x कंपेयर हो रहा है 3e⁻−x से। अब आप देखिए, इससे क्या पता चल रहा है, b1 की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट से कंपेयर हुई, और e की पावर में -p² था, वो -x से कंपेयर हुआ। तो इससे p² की वैल्यू क्या बन रही है, 1। समझ गए आप, ये दो चीजें हमें मिली, समझ गए। अब इसी तरह से हम दूसरे टर्म को देखते हैं, मतलब कि आपको -e⁻−5x को कंपेयर करना है b2 e⁻−p²x से। तो आप देखिए, कांस्टेंट यहाँ पे -1 है, तो b2 की वैल्यू तो -1 हो गई, और -5x कंपेयर हो रहा है -p²x से, तो सीधे सीधे p² की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। इसके अलावा जब मेरे पास बाकी किसी के लिए कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो b3 b4 b5 से लेकर bn से लेकर b इनफाइनाइट तक सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे।
तो जब कुछ है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो आप उसको किससे कंपेयर करोगे? अब बस जब आपको जितनी वैल्यूज मिलनी थी मिल गई, अब आप इसको पुट कहाँ करोगे? मैंने कहा था जो आपको ए की जरूरत पड़ेगी, हमेशा वैल्यू पुट करनी है जो आपका फाइनल यू एक्स कॉमा टी बने, जिसमें एक्स और टी दोनों थे, उसमें आपको पुट करने है। इसीलिए आप उसका नाम ए लिखा करो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अब मुझे किस में पुट करना है बाउंड्री कंडीशन के बाद। ठीक है, तो आप हमेशा उसे बनाने के बाद बाउंड्री कंडीशन लगाने से पहले आप एक इक्वेशन का नाम ए रखा करो। ठीक है, अब आपको पुट इन ए करना है। तो पहले मैं ए पूरा लिख रही हूँ, क्या था? ए था समेशन बी एन ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 1/4 पी स्क्वायर प्लस 3 टी, ये था आपके पास। अब यू एक्स कॉमा टी, अब बी एन में एन की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट थी तक थी, तो अब मेरे पास तो यहाँ पर केवल दो ही टर्म आए, तो मैं पहले इसको ओपन करती हूँ एन की वैल्यू के लिए। तो बी वन के साथ पूरा टर्म लिखा जाएगा, बी वन ई की पावर पी स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 1/4 पी स्क्वायर प्लस 3 टी। ठीक है, प्लस फिर दूसरा बी टू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 1/4 पी स्क्वायर प्लस 3 टी। इसी तरह बी थ्री के साथ भी लिख दीजिए, बी थ्री ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स, मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है वो तो सबके साथ ही लिखा जाएगा। तो 1/4 पी स्क्वायर प्लस 3 टी। अब इस तरीके से आपका बहुत चलता जाएगा आगे, जहां तक भी इनफाइनाइट तक जाना हो। बट वैल्यू तो मेरे पास केवल दो ही की आई है, तो बी वन की वैल्यू अब दिख रही है ऊपर आपको, ये देखिए 3। और उसी के साथ में जब बी वन आपने निकाला था तब पी स्क्वायर की वैल्यू 1 थी, तो मतलब इस पूरे टर्म में जहां आप बी वन लिख रहे हो वहां पे पी स्क्वायर की वैल्यू को 1 लेना है। तो बी वन की वैल्यू 3 रखी, पी स्क्वायर की वैल्यू को 1 रखा, तो माइनस एक्स इंटू ई की पावर 1/4, यहाँ पे भी पी स्क्वायर की वैल्यू 1 रखी, तो 1 + 3 4 टी हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। अब आते हैं दूसरे टर्म पे, बी टू की वैल्यू आपने क्या ली थी? -1। अब जब आपने बी टू -1 लिया था उस टाइम पे एक पी स्क्वायर की जो वैल्यू हो वो इस पूरे टर्म में लिखी जाएगी। तो बी टू की वैल्यू हो गई -1। अब ई की पावर पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई -5x इंटू ई की पावर 1/4, फिर यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू 5 लिखेंगे, 5 + 3 8 टी। अब बाकी सारे टर्म्स तो जीरो ही हैं क्योंकि हमने देख ही लिया था। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में करके लिख दीजिए। तो यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू 3 ई की पावर -x, अब ये 4 से 4 कट गया, प्लस टी, और माइनस ई की पावर -5x, और ये देखिए 2 आ जाएगा कट के, 2t। बस आपका ये वो u है जिसको हमने फाइंड आउट करना था उस इक्वेशन को सॉल्व करके, ये हमारा कंप्लीट आंसर आएगा। तो देखिए आपने, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है तरीका। बस प्रोसेस थोड़ा इसका लेंथी हो जाता है, लेकिन इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए आपको बहुत कुछ याद रखना पड़े। बस कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बीच में बोले हैं वो आपको याद रखने जरूरी हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन और मैं करवाती हूँ। और वो क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन में 3 बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही आती है, एक वाला मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको 3 वाला आपको बताने जा रही हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया कि 3 बाउंड्री कंडीशन का है, तो वो ये है आपके पास। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ क्या है क्वेश्चन। ये है कि सॉल्व डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डी टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और कंडीशन मेरे पास देखिए आपको दिख रही है, जेड एक्स कॉमा 0 इक्वल टू 0, जेड एक्स कॉमा पाई इक्वल टू 0, जेड 0 कॉमा पाई वाई इक्वल टू 4 sin 3y। तो आपकी जो लास्ट बाउंड्री कंडीशन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हमको सोचना होता है कि हमको, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि क्या लेट करना है, मतलब y का फंक्शन मेरा साइन में आना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ लेट करना है। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डी टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन में बाद में लगानी है। तो तरीका वही है जैसे मैंने पहले बोला था आपको, मेथड ऑफ सेपरेशन और वेरिएबल में, कि आपको पहले ये देखना है कि हमको किस किस वेरिएबल के लिए सॉल्विंग करनी है। तो आपको दिख रहा है कौन सा वेरिएबल सॉल्व होने वाला है, जेड। तो हमको लेट करना है कि जेड वो किसका फंक्शन बनेगा, जिनके रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट हुआ है, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, हमको इन्हीं का कैपिटल
फॉर्म मल्टीप्लाई फॉर्म में मान के उसका सोल्यूशन लेट कर लेना। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैं थोड़ा सा इस चीज को डायरेक्ट लिखूंगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक्स जो है, कैपिटल एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स है, और जो कैपिटल वाई है वो केवल फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई है। अब हम जब भी इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास केवल वो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होंगे जो जिसका फंक्शन होगा। तो अब अगर हम डेल जेड बाई डेल स्मॉल एक्स की वैल्यू लिखना चाहें तो आपको बताओ क्या निकलेगी। इसमें हमको सिर्फ एक्स पे डैश लगाना है, वाई में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हम डेल डी टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर निकालना चाहें तो इसमें एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई पे डबल डैश लग जाएगा क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन है। अब हमने इसको पुट कर दिया इन द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू 0। फिर मैंने कहा था इस कंडीशन पे आने के बाद आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, डिवाइड बाई एक्स वाई। तो आपने एक्स वाई से डिवाइड किया। जब आप एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा एक्स डैश अपॉन एक्स प्लस वाई डबल डैश अपॉन वाई इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि आपको एक्स को फ्री करना है, तो आपको एक्स को फ्री करना है मतलब वाई को अपने दूसरे साइड भेज दिया। ठीक है, चलो अब हमको इसको लेट करना है तो हम पी स्क्वायर लेट करेंगे या माइनस पी स्क्वायर लेट करेंगे या 0 लेट करेंगे। तो पहले सपोज मैं पहले भी माइनस पी स्क्वायर करा था, चलो एक बार ट्राई करते हैं कि माइनस पी स्क्वायर से क्या आता है। तो एक्स डैश अपॉन एक्स को अगर हम माइनस पी स्क्वायर से लेट करते हैं इफ, तो आपको पता है मैंने वेरिएबल सेपरेट किए थे, तो ऊपर जैसा किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बन रहा है, ये बनेगा। और इससे आपको एक्स ऊपर क्या मिला था, सी वन ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपने पहले भी करा है ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब आते हैं हम इधर वाले पे। अगर हम वाई डबल डैश अपॉन वाई करें माइनस पी स्क्वायर से, तो देखिए माइनस माइनस कट गया, वाई डबल डैश अपॉन वाई इक्वल टू प्लस का पी स्क्वायर। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब डबल डेरिवेटिव होगा तो वेरिएबल सेपरेशन नहीं होगा, तब आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। इसका मतलब यहाँ पे आपको सेपरेट नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई डबल डैश इक्वल टू पी स्क्वायर, कैपिटल वाई को उधर भेजा, फिर उधर से आप इधर ले आओ वाई डबल डैश माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे आप, तो वाई डबल डैश को मतलब ये डेरिवेटिव है, इसको एम मानते थे और केवल वाई को आप 1 मानते थे, तो ये बनेगा एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे बनेगा एम स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस पी। और ये आपके रियल और डिस्टिंक्ट आपके फैक्ट वो आए हैं, रूट्स आए हैं। तो आपका यहाँ पर जो y की वैल्यू सी एफ फॉर्म में निकलेगी क्योंकि पी आई पार्ट तो 0 है आपका, तो y की वैल्यू आपकी निकलेगी सी टू ई की पावर पी वाई और प्लस सी थ्री ई की पावर माइनस पी वाई। बट देखो आपका y आया है e की पावर में, बट मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में क्या दिखाया था कि आपका y गिवन किस में था, बाउंड्री कंडीशन में ऊपर y आपका किस में गिवन था, साइन में गिवन था। अब आप लेके आए हो e की पावर में और क्वेश्चन में गिवन है साइन में, ये देखिए तो साइन में गिवन है। अब फिर आप कंपेयर किससे करोगे, इसका मतलब जो आपने लेट किया है उसको चेंज करना पड़ेगा, इससे कंपेयर करने पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमको कैसे डिसीजन लेना होता है कि हम क्या लेट करें। तो हमने क्या करा है, हमने माइनस पी स्क्वायर से कंपेयर करा, जिसकी वजह से हमको जो है वाई जो है वो ई की पावर में मिल रहा है, लेकिन हमको नहीं चाहिए ई की पावर में, हमको चाहिए साइन कॉस में। तो हम क्या करें, अब हम इसमें ये करें कि हम इसको चेंज करते हैं, अब हम इसको प्लस पी स्क्वायर से करके देखते हैं। ठीक है, तो हम वाई वाले काम को पहले प्लस पी स्क्वायर से करके देखते हैं, जो हम वाई में करेंगे वही हमको एक्स में भी करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ये क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे जो प्लस लगा था उसको हटा दिया मैंने। तो अब अगर मैंने यहाँ पे प्लस हटा दिया तो ये वाला माइनस आपका इस साइड चला जाएगा। जब ये माइनस इस साइड जाएगा तो ये माइनस पी स्क्वायर वाई होगा, और ये जब उस साइड से वाई डबल डैश की साइड आएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद में ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में प्लस होगा, फिर एम स्क्वायर में ये उधर जाकर माइनस होगा। और अब आप अंडर रूट जब निकालेंगे माइनस पी स्क्वायर का तो वो पी आयोटा में आएगा, और अगर ये आयोटा में आएगा तो ये आपकी इमेजरी फैक्टर्स हो गए, इमेजरी रूट्स हो गए। इमेजरी रूट्स आने पर आप क्या लिखते थे, सी टू कॉस पी वाई प्लस सी थ्री
साइन पी वाई। अब आपका सही आया है क्योंकि साइन कॉस दोनों ही आ गए हैं, तो हमें तो आगे जरूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से कर लेंगे। बट आ तो गया वाई हमारा साइन में, लेकिन आपने यहाँ तो प्लस पी स्क्वायर में कर दिया, बट एक्स वाले में अभी प्लस नहीं करा है, तो वहां पे भी हमको ये काम करना पड़ेगा, एक्स वाले में भी हमको प्लस करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इसको माइनस साइन को यहाँ से हटा दिया। जब माइनस साइन को हटाएंगे तो बस एक्स में सोल्यूशन में बस इतना ही फर्क आएगा। तो अब आपको समझ में आया कि आपका एक्स कितना बना और वाई कितना बना। अब आपने क्या करना है, जो आपका z था x इन कॉमा वाई के फॉर्म में, x इंटू वाई, यहाँ पर आपको दोनों की वैल्यूज को पुट कर देना है। तो जब आपने यहाँ दोनों की वैल्यूज को पुट करा z x कॉमा वाई में, तो बनेगा c1 e की पावर p स्क्वायर एक्स इंटू c2 कॉस पी वाई प्लस c3 साइन पी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर समेशन bn वाला केस नहीं बन पा रहा क्योंकि मेरे कोई दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में नहीं आ रहे। मैंने कहा था इस इक्वेशन को a बना लेना, आप a बना लो। अब आप अप्लाई करो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। और फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन मेरे पास क्या थी, z एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब जो जेड एक्स कॉमा वाई आया है उसमें वाई को जीरो करने पर जेड जीरो कर दोगे। तो आप वाई किधर जीरो करोगे, इस साइड, और जेड किधर जीरो करोगे, इस साइड। तो आप जीरो करो, जेड को मैंने इस साइड जीरो किया और साइड हमने क्या किया, वाई को जीरो किया। तो देखो कॉस पी वाई में जीरो करोगे तो कॉस जीरो बनेगा और उसकी वैल्यू वन होती है, और साइन पी जीरो करोगे तो जीरो पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब कि ये वाला पार्ट तो जीरो ही हो जाना है। ठीक है, फाइनली ये बन रहा है c1 e की पावर p स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में सिर्फ c2 प्लस जीरो बन रहा है। अब देखो बात क्या समझ में आ रही है कि दो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हैं और दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो दे रहा है आउटपुट में। इसका मतलब कोई तो एक जीरो है, या तो C1 जीरो है या C2 जीरो है। लेकिन जिसको भी आप डिसाइड करो कि ये जीरो है, उसको वापस आपको कहाँ पुट करना पड़ेगा, हमारी अपडेटेड इक्वेशन जो ए आई थी उसमें। उसमें पुट करने के बाद वो सोल्यूशन पूरा जीरो नहीं होना चाहिए, वो करेक्ट सोल्यूशन माना जाएगा। अब अगर आप C1 को जीरो डिसाइड करते हो कि चलो C1 जीरो है, तो जरा ए में पुट करके देखिए C1 को जीरो, तो पूरा पूरा Z जीरो बना जा रहा है, इसका मतलब ये डिसीजन गलत है। अब आप C2 को जीरो टेक लेके देखिए और C2 को जीरो ए में पुट करके देखिए, तो C2 को जब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो पूरा सोल्यूशन जीरो नहीं बन रहा उसकी वजह से। तो सही डिसीजन यही हुआ कि C2 जीरो लिया जाए, क्योंकि C1 जीरो से सोल्यूशन जीरो बन जा रहा था। जो आपने जीरो लिया है इसे कहाँ पुट करेंगे आप, पुट इन ए, और ए में पुट करने के बाद आपका z नया बन जाएगा और उसका नाम आप दे दोगे b। तो आपने वहां पर क्या कर दिया है कि बस C2 को जीरो किया, तो C2 को जीरो किया तो बस अंदर ये बचा C3 साइन पी वाई। अब इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि दो कांस्टेंट अलग अलग मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं। तो जेड एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आएगी C1 C3 ई की पावर पी स्क्वायर एक्स साइन पी वाई। अब इस इक्वेशन को आप मान लोगे इक्वेशन नंबर बी, क्योंकि अब ये अपडेटेड इक्वेशन बन चुकी है। और अब इस पे अप्लाई करो आप, अप्लाई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इस पे अप्लाई करनी है, और जो कि है जेड एक्स कॉमा पाई इक्वल टू जीरो। तो अब हमने करना है सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या है, जेड एक्स कॉमा पाई इक्वल टू जीरो। हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पर y है वहां पर उसकी जगह पाई पुट करना है और z की जगह पर जीरो पुट करना है। तो अब आपका बनेगा क्या, जीरो इक्वल टू C1 C3 ई की पावर p स्क्वायर एक्स और साइन और p, और y की जगह आपने पाई पुट कर दिया। तो फिर अब आप देखोगे कि अब आप देखो तीन चीजें लिखी हैं और तीनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि कोई तो एक जीरो है ना जिसकी वजह से मल्टीप्लाई पूरा जीरो हुआ जा रहा है। तो अगर हम C1 C3 को डिसाइड करें कि ये जीरो है तो पुट कहाँ करना है, लास्ट आपको अपडेटेड इक्वेशन बी में देखो जरा, उसमें पुट करोगे आप C1 C3 को जीरो, तो पूरा आंसर ही जीरो हो जाएगा। ई की पावर पी स्क्वायर एक्स को भी जीरो पुट करो तब भी आंसर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इस बात के कि हम साइन पी पाई को ही जीरो लेट करें। और अगर हमने साइन पी पाई को जीरो लेट किया तो साइन पी पाई, साइन में जीरो किसको बोला जाता है, साइन एन पाई को जीरो बोला जाता है, तो हम जीरो की जगह साइन एन पाई लिख दें तब भी ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि साइन साइन के टर्म कैंसिल हो रहे हैं और एंगल्स इनके जो आपके हैं वो कंपेयर हो गए।
तो पी पाई की वैल्यू एन पाई से इक्वेट हुई, जिसमें पाई और पाई कट गया, जिससे पी की वैल्यू एन आ गई। और वैसे भी पी हमारी मानी हुई चीज थी, तो यहाँ पर उसको एन हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको कहाँ पुट करोगे आप? पुट इन बी। अब बी में पुट करने के बाद जो आपकी नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी C1 C3 ई की पावर, अब पी को आपको एन स्क्वायर कर देना है, तो एन स्क्वायर एक्स साइन एन वाई, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब मैंने यहाँ समेशन बी एन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मेरे को पता है ऊपर एक ही टर्म कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है, एक से ज्यादा होते तो मैं अभी भी C1 C3 को लास्ट बाउंड्री कंडीशन से पहले समेशन बी एन बना लेती। तो अब इस इक्वेशन का नाम आपने दे दिया सी, क्योंकि अब ये अपडेटेड इक्वेशन बन गई। अब इसमें हम क्या करेंगे? अप्लाई लास्ट बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन लास्ट हमारी क्या है? Z0, y इक्वल टू 4 sin 3y। ठीक है, ये हमारी है लास्ट बाउंड्री कंडीशन। करना क्या है? आप जो ZX, y लाए हो उसमें आपको x को 0 करना है, तो वो तो इसी साइड हो सकता है, और दूसरी साइड जहां z है उसको 4 sin 3y लिख देना है। तो हमने कर दिया, 4 sin 3y इधर करा, और इधर आपने क्या कर दिया? e की पावर में x को 0 कर दिया, तो भाई 0 हो गया साइन एन वाई। अब देखिए आप C1 C3, और ये बन गया साइन एन वाई, और यहाँ पे 4 sin 3y है। अब आप देख रहे हो कांस्टेंट कांस्टेंट से कंपेयर हो जाएगा, और साइन वाला टर्म साइन से कंपेयर हो जाएगा, तो C1 C3 की वैल्यू बन रही है 4, और sin 3y कंपेयर हो रहा है साइन एन वाई से, जिससे 3y इक्वल टू एन वाई हो रहा है, जिससे कि n की वैल्यू 3 आ रही है। अब ये आपने दो चीजें निकाल ली, और ये कहाँ पुट करेंगे आप? लास्ट अपडेटेड इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन नंबर सी। तो सी में पुट करेंगे तो ZX, y क्या बन के आएगा? 4 की पावर n की वैल्यू 3 आई है, तो n स्क्वायर हो गया 9x साइन n की वैल्यू 3y। ये आपका लास्ट आंसर बनेगा सारी इक्वेशन, सारी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होने के बाद। तो अब मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आया होगा हम किस तरीके से लेट करते हैं, क्या सॉल्यूशन का तरीका है। जो जो चीजें मैंने एक पहले क्वेश्चन से बताई है वही हर एक क्वेश्चन में फॉलो करनी है आपको। इनके क्वेश्चंस को आप खुद करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें कैसे हम स्टेप्स कर रहे हैं। जहां पर आपको डाउट लगे कि हाँ यहाँ पर हमको इसके आगे नहीं समझ में आ रहा, आप मेरी वीडियो को पॉज करिए, दोबारा देखिए, दोबारा से स्टेप्स को समझिए और फिर से उसको करिए। और एक क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, ये आप खुद करके देखिएगा। ये AKTU 2023 में आया हुआ है। 4 del u by del x प्लस del u by del y इक्वल टू 3u, और u0, y की वैल्यू है 5 e की पावर माइनस y माइनस e की पावर माइनस 5y। ये 2023 का क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है 2022 का है, इसको भी आप करके देख सकते हैं। क्योंकि अगर वो पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, del u by del t इक्वल टू del u by del x माइनस 2u, और कंडीशन है इसमें ux, 0 इक्वल टू 10 e की पावर माइनस x माइनस 6 e की पावर माइनस 4x। आप इनको करके देखिए, बिल्कुल सेम तरीके से करिएगा जैसे मैंने आपको समझाया है। जहां पे दिक्कत लगी आप उसको वापस पॉज करिए और समझिए कि कहाँ पर मैंने क्या बताया है। जो चीजें मैंने याद रखने के लिए बोली उनको याद रखिएगा, उनको उन स्टेप्स को गलत मत करिएगा। और बस इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और अगर आप इस तरीके को सीख गए, खासकर ये लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप सीख गए हो, तो इसके आगे का जो हमारा लेक्चर होगा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि उसमें भी हमको जनरली यही काम करना होता है। उसमें 4 बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, तो आप उसको भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 3 वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का होगा। और अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, क्लियर हो रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू।